किसी चीज़ को धक्का लगाओ या फिर किसी चीज़ को खींचो, इन दोनों ही चीज़ों को हम बोलते हैं फोर्स हमने लगाया। फोर्स हमने लगाकर धक्का लगाया या फिर फोर्स लगाकर हमने वो चीज़ को खींचा, बस। तो फोर्स आप समझ जाओ, अ पुश या फिर अ पुल, इन्हीं दोनों चीज़ों को हम बोलते हैं फोर्स, और कुछ नहीं होती फोर्स। एक्चुअली देखा जाए तो और भी मतलब इसकी और अच्छे से डेफिनेशन हो सकती है, पर वो हायर क्लासेस में आप समझना, ठीक है। और क्या ये भी आपको समझाने की ज़रूरत है कि फोर्स ला के इसने रोक ली बॉल, इसने फोर्स ला के बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी, और इसने भी फोर्स ला के बॉल रोका ही है। और ये देख लो, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें बोल रहे हैं कि ओपनिंग या फिर शटिंग ऑफ डोर, क्या होता है उसमें? पुश होता है क्या? बिल्कुल होता है। कभी कभी पुल भी करना पड़ता है भाई, शट करोगे तो पुल भी तो करोगे, मतलब पुश भी तो करोगे। लिफ्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है उसके अंदर, दरवाजे को थोड़ी ना लिफ्ट कर रहे हो आप। तो इसमें पुश पुल दोनों में यस यस। आगे बोल रहे हैं ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, भाई पुल तो करना पड़ता है आपको, नहीं कुएं से पानी निकालना है तो खींचना तो पड़ेगा। इसे पुल करना भी बोल सकते हो किसी किसी तरीके से, अगर उसे देखा जाए तो लिफ्ट करना भी तो होगा, नहीं नीचे से खींचते हुए आप लाए हो पानी के ऊपर, तो लिफ्ट करना भी हो गया, उसमें लिफ्ट हुई है कोई चीज़। तो इसे आप पुश तो नहीं बोलोगे, इसे काटो भाई, इसे आप बोल दोगे पुल। फिर फुटबॉल प्लेयर पेनल्टी किक मारेगा, वो जो लास्ट में किक मारते हैं ना, बिल्कुल ऐसे घूम के जाती है नेट के अंदर, तो वो सीधी सीधी सी बात है, पुश करा है आपने। और किसी चीज़ को लिफ्ट करा है क्या? बिल्कुल लिफ्ट करा है, नीचे से मार के ऊपर फेंका है आपने, बॉल को हवा में उड़ा दिया ज़मीन से, तो इसको आप पुश में गिनती कर लोगे। क्रिकेट बॉल को बैट से मारा घुमा के, मतलब बहुत तगड़ा वाला मारा, हल्का भी मारा होगा तो एक ही बात है, मतलब पुश, ठीक है। पुल वे जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, इसमें लिफ्ट करा आपने, बिल्कुल वो जो आपकी बॉल है वो लिफ्ट हुई है, हवा में चली गई वो, तो पुश में ही इस लास्टली आप पुश को दिखाओगे यहाँ पे, क्या हाँ भाई पुश हो रहा है वो। फिर बैलगाड़ी को मूव कराना, भाई वो पुश तो मैंने कभी देखा नहीं करते हुए, हमेशा पुल ही किया जाता है, बैल उसको खींचता है हमेशा, नहीं, तो इसको आप ले लेते हैं पुल पे, और यहाँ पे भी पुल। कोई चीज़ लिफ्ट होती है वहाँ पे? तो जवाब है नहीं, लिफ्ट तो कुछ नहीं करता वो, अनलेस कि वो आपका पहाड़ी पे चढ़ा रहा हो, नहीं तब लिफ्ट भी करा देगा वो किसी किसी चीज़ को। फिलहाल देखिए, तो ओपनिंग अ ड्रॉर, तो उसके लिए भाई अगर आपको ड्रॉर खींच कर खोलना है तो फिर वो तो पुल में आ गया ना खाली, तो पुल पे खाली निशान लगा लो। आगे बोल रहे हैं कि फोर्स का मतलब सिर्फ पुश और पुल आप समझ सकते हो फिलहाल के लिए, आपकी क्लास के लिए इतना जानना काफ़ी है। आगे बोल रहे हैं कि आयरन के पीसेस मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके अलावा जो सेम पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो एक दूसरे को धक्का मार के पीछे कर देते हैं। ऐसा क्या होता है उसमें? वो कौन सी फोर्स होती है? उसको होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या कई बार खाली मैग्नेटिक फोर्स भी आप कह सकते हो उसे। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब इसमें कोई चीज़ चिपकती नहीं है फोर्स लगाने के लिए, दूर से वो धक्का मार देता है या फिर दूर से खींच लेता है एक दूसरी चीज़ों को। और ये सब होता क्यों है, इसके बारे में आप हायर क्लास में ज़्यादा अच्छे से जान जाओगे। ये कह रहे हैं कि फोर्स जो है ना, इंटरेक्शन के बाद ही आप किसी चीज़ पे लगा सकते हो, मतलब उस चीज़ से इंटरेक्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे कार है और ये इंसान ऐसे यहीं पे खड़ा रहे चुपचाप, तो क्या ये फोर्स लगा पाएगा इस पे? तो जवाब है नहीं लगा पाएगा। खाली सोच के वो फोर्स नहीं लगा सकता भाई, हाथ वाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको, पैर का भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखो धक्का लगाया तो फोर्स इसने लगा ली कार पे। आगे देखो तो ये देखो दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पुश कर रही हैं, मेरे ख्याल से दंगल देख के आई हैं। फिलहाल यहाँ पर भी इंटरेक्शन की ज़रूरत है आपको, तभी आप फोर्स लो लगा सकते हो, बिना इंटरेक्शन के फोर्स नहीं होती। यहाँ पर ये एक दोनों को पुल कर रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, पुल कर रही हैं फिर भी ये पुल नहीं कर पा रही हैं एक दूसरे को, है नहीं, दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं, मतलब दोनों गोल गोल घूम रही हैं, इसकी वजह से पुल करने की फोर्स भी कहीं ना कहीं जा रही है, कोई ना कोई इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है इसके बारे में आप हायर क्लासेस में समझोगे, टॉर्क को समझोगे आप हायर क्लास में, सेंट्रीपिटल फोर्स को समझोगे हायर क्लास में। फिलहाल जो है अभी आपके स्कोप के बाहर की चीज़ है कि क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। फिलहाल ये समझो कि दोनों एक दूसरे को पुल कर पा रही हैं, और पुल करने के बाद भी ये दोनों एक जगह पे टिकी हुई हैं, समझ गए। और यहाँ पर भी हो रही है क्या, इंटरेक्शन, मतलब कि टच करना ज़रूरी है, टच करने के बाद ही आप उस चीज़ पे फोर्स लगा सकते हैं। किसी किसी की चीज़ में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं भी होती, डायरेक्ट टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके बिना ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग जाता है उसके ऊपर, पर वो भी एक तरह का इंटरेक्शन ही है।
नॉन कॉन्टैक्ट वाला इंटरेक्शन है, पर वो भी एक इंटरेक्शन के अंदर ही काउंट होगा कि उसमें आपने धक्का लगा दिया किसी चीज़ पे या फिर किसी चीज़ को खींच दिया। क्या यूज़ करके? मैग्नेट का यूज़ करके, या फिर किसी किसी केस में चार्ज का यूज़ करके। वो अभी देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर आप देखकर बताओ कि गाय इसको खींच रहा है या ये गाय को। ये गाय नहीं है, बैल है। ये बैल को खींच दे रहा है। चलो भाई, खींच दे रहा तो खींच दे रहा है। अब जो भी है, यहाँ पर देखो फोर्स लगाया जा रहा है, पुल का फोर्स लगाया जा रहा है। ये भी अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, ये भी अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये देखने में लग रहा है कि इसे ओलंपिक वगैरह में जाना चाहिए। चलो फिलहाल जो है, फिर कह रहे हैं कि एक्सप्लोर करो फोर्सेस को, थोड़ा रियल लाइफ में लगाने की कोशिश करो। पहले एक बॉक्स को दो दोस्त मिलके एक साइड से धक्का लगाओ, क्या होगा? बॉक्स हिलेगा आगे। बहुत भारी हुआ तो कुछ नहीं होगा। दूसरे केस में एक दोस्त को भेज दो सामने और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दोनों थक जाओगे भाई। हाँ, कोई बहुत हेवी चैंपियन हो गया तो फिर बात अलग है, वो धक्का मार के तुम्हें पीछे कर देगा या तुम उसे पीछे कर दोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल किया जा रहा है नीचे वाले केस में। ऊपर वाले केस में दोनों के फोर्स ऐड हो जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। नहीं, मतलब सेम डायरेक्शन में लगाने वाले फोर्सेस ऐड हो जाते हैं, जबकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाने वाले फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे से। अच्छा, स्ट्रेंथ जो होती है, फोर्स की स्ट्रेंथ, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, पता है? और एक राज की बात बताऊं, मैग्नीट्यूड किसी भी चीज की जो तीव्रता होती है, किसी भी चीज की इंटेंसिटी, उसको ही कहा जाता है मैग्नीट्यूड, है ना? जैसे मान लो कहीं पे भूकंप आया तो बोलेंगे भाई उसके मैग्नीट्यूड क्या थी, उसकी तीव्रता कितनी थी। या फिर कहीं तूफान आया तो बोलेंगे भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या था, मतलब कितनी तेज हवाएं चलनी थी, है ना? या फिर एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर आपको किसी ने बोला कि भाई साउथ वेस्ट में जाओ 4 किलोमीटर, तो साउथ वेस्ट तो उसने बोला डायरेक्शन आपको, और जो 4 किलोमीटर बोला है तो उसकी इंटेंसिटी बताई उसने कि कितना चलना है आपको, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बताया उसने। तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, एक मेजरमेंट है, समझ गए? मतलब उसकी क्वांटिटी किसी भी चीज़ की, उसी को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो कितनी ज़ोर से फोर्स लगाया आपने, वही उसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसकी क्वांटिटी। अब सही आइडिया मिला आपको, नहीं? क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड, काफ़ी हद तक। तो ये पूछ रही है कि मतलब अगर दोनों ने एक दूसरे के साइड से सेम फोर्स लगा दिया तो क्या इस पर नेट फोर्स जीरो हो गया? तो यहाँ पे हाँ भाई, दोनों ने एक दूसरे को पूरा कैंसिल कर दिया, जीरो। आप एक ना बॉल को हवा में उछालो और उसके बाद नीचे पकड़ो, तो वो बॉल बेचारी नीचे जा रही थी और आपने हाथ से कैच कर लिया उसको, तो जाती हुई बॉल को आपने रोक लिया, नहीं, उसकी मूवमेंट को आपने रिस्ट्रेन कर दिया, रोक दिया। तो आपने करा ना, उसके मोशन की जो हालात था, जो स्टेट था, उसको चेंज कर दिया आपने। वैसे ये जो खड़ा हुआ एक टायर है, इसके ऊपर ये पीछे से डंडा मार मार के उसको चलाया जा रहा है। जैसे ही थोड़ी देर स्लो होने की कोशिश करता है, फिर एक डंडा मार देता है। तो जैसे जैसे डंडा मारता रहता है, इसकी मोशन जो होती है, स्टेट ऑफ मोशन, वो बदलती रहती है वक्त वक्त पे, समझ रहे हो? बेचारा कहीं और भी जाने की कोशिश करता है तो ये डंडा मार के उसे अपने रास्ते पे ले आता है, नहीं? तो यहाँ पर क्या करा है? कुछ भी नहीं करा, एक बॉल को फेंका है सामने की तरफ, उसके बाद सामने से एक और फट्टा मार दिया, पट। वो मतलब कि आपने स्केल लगा दी वहाँ पे, स्केल पर टकरा के ये साइड में आ गया। तो आप क्या कर रहे हो? ये सारे एग्जाम्पल एक ही चीज़ बता रहे हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ समथिंग, ठीक है? स्टेट ऑफ मोशन को बदला जा सकता है फोर्स लगा के। तो आप चाहो तो इस चीज़ पे निशान लगा सकते हो कि स्पीड में बदलाव लाया जा सकता है, उसके डायरेक्शन में बदलाव लाया जा सकता है। अब कह रहे हैं कि फोर्स जो है किसी चीज़ के शेप को भी बदल सकती है। होता है भाई, आटा लो, आटा का जो शेप होता है उसे पकड़ के ऐसे पिचका दो, तो आपने फोर्स लगा के उसका शेप नहीं बदल दिया। एक रबड़ की बॉल लो, उसे पकड़ के ऐसे दबाने की कोशिश करो, तो आप फोर्स लगा के उसको चपटा नहीं कर रहे। कर सकते हैं हम, कोई प्लेट, बर्तन वगैरह तो आप नहीं मोड़ पाओगे, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फोर्स लगा के मोड़ सकते हो, उसे दबा सकते हो, खींच सकते हो। रबर बैंड ही देख लो, फोर्स लगा के उसका शेप नहीं चेंज करते थे, तो ऐसा करा जा सकता है। यही चीज़ बताइए यहाँ पे। कह रहे हैं कि आप आटा गूंदते टाइम, अगर आप आटा गूंदते हो तो क्या उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई बदलाव आया? तो जवाब है नहीं। आटा लेकर फेंकते थोड़े हो कहीं पे, क्या उसके शेप में चेंज आया? तो बोलोगे हाँ बिल्कुल आया। जब एक बाइसिकल की सीट पे अगर आप बैठते हो तो क्या उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई बदलाव आता है? तो बोलते हो नहीं भाई, सीट लेकर क्या फेंकते थोड़ी हो भाई, धक्का लगा दिया तुमने उसे। पर क्या उसके शेप में चेंज आता है? तो हाँ भाई,
चेंज तो आता है, उसके सीट के शेप में चेंज आता है, एक वक्त के बाद वो चपटा हो जाएगा बेचारा सीट, उसका शेप बदल जाएगा पहले के मुकाबले। फिर आगे बोल रहे रबर बैंड, क्या उसके स्टेट ऑफ मोशन में फ़र्क आता है जब रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो? तो जवाब है नहीं, पर उसके शेप में चेंज आता है। वैसे ही अगर आप जो है स्केल ले लो और उसके बीच में डाल दो कोई एक वेट, तो क्या उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई बदलाव आएगा? तो नहीं, इसमें भी सेम चीज़, शेप में बदलाव आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं? जिस फोर्स को लगाने के लिए आपको टच करना पड़े, छूना पड़े किसी चीज़ को, जैसे कि मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होती है भाई? मसल वाली फोर्स इंसानों में भी होती है, जानवरों में भी होती है, कीड़ों में भी होती है, जाहिर सी बात है जिंदा चीज़ों में होती है। हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ पे फोर्स तो लगा ही सकती है भाई। खुद भी मूव करना चाहेगा वो ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो कोई ना कोई पुश वुश या पुल वुल तो लगाएगा, तभी तो हिलेगा ये अपनी जगह से, वरना कैसे हिलेगा? तो इसी को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे कि आप अपने हाथों से पानी की बाल्टी उठा सकते हो, तो ये मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल हो गया। ये बेचारे बैल क्या ले जा रहे हैं? सामान को लेकर जा रहे हैं, तो ये मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल हो गया। फिर बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने हाथ रगड़ा तो हाथ गर्म हो गया ना, क्यों है पता है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन आपके हाथों को एक दूसरे से ना चाहता नहीं कि रगड़ खाएं वो आपस में, तो थोड़ी सी रुकावट पैदा करते हैं। उस रुकावट को, उसी चीज़ को, उस रेजिस्टेंस को ही हम फ्रिक्शन बोल देते हैं, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है जब वो आपस में रगड़ खाते हैं। तो समझ गए? इस चीज़ को कम किया जा सकता है, बीच में ल्यूब्रिकेंट लगा लो या फिर कोई पहिया लगा लो, तो आप वो उस चीज़ को कम कर सकते हो, फ्रिक्शन को। या फिर आपस में टच ही मत होने दो, लो होगा ही नहीं फ्रिक्शन। कह रहे हैं कि एक बॉल को आप लुढ़काओ ज़मीन पे, बिल्कुल प्लेन सरफेस होना चाहिए, तो अब लुढ़कते वो कहाँ तक जाएगा? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, उसके बाद वो रुक जाएगा भाई, चुपचाप बैठ जाएगा एक जगह पे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन वो उस एनर्जी को खा जाएगा, ख़त्म कर देगा अपने अंदर। वो फ्रिक्शन वो नहीं चाहेगा कि बहुत ज़्यादा दूर तक वो फिसलते हुए जाए आपकी बॉल। वो चीज़ कपड़े पे देखो तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अपने घर के बिस्तर पे अगर आप बेड के ऊपर देखोगे ना, क्या कंचा लिया, कंचे को लुढ़काओगे तो ज़्यादा दूर नहीं लुढ़कने वाला, वो थोड़ा सा आगे जाकर चुप हो जाएगा। और अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हो कैरम का। कैरम में जब बोर्ड पे पाउडर जब ख़त्म हो जाए आपका, तो आप देखोगे कि ज़्यादा दूर तक आपका स्ट्राइकर नहीं भागेगा, आपकी सारी गोटियाँ बहुत थोड़ी सी दूर जाकर ही रुक जाएंगी। तो ये एग्जांपल है फ्रिक्शन का। और वैसे सही बताऊं तो फ्रिक्शन कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको सुनने में गुस्सा आ रहा होगा कि यार ये तो गलत बात है, मैंने बॉल मारी तो जाना चाहिए वो अनंत तक, क्यों रुक जाता है? तो इसके देखो अपने फ़ायदे भी हैं। अगर आपके जूते और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो फिर भाई कितने हाथ, मुंह, नाक, कान फुटवाओगे आप, समझो पैर एक जगह पे टिकेंगे ही नहीं, कभी आगे गिरोगे कभी पीछे गिरोगे। फिर कह रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब कि टच करने की ज़रूरत ही ना पड़े, दूर से ही फोर्स लगा दो भाई। जैसे कि मैग्नेट को दूर से दिखाओ, भाग जाएगी दूसरा मैग्नेट, या फिर खींच कर ले आएगा वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपने पास। जैसे दो मैग्नेट है, ऑपोजिट पोल्स खींचे लगा रखे हैं सामने, खींच लेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे सेम पोल्स हैं, धक्का मारते हैं एक दूसरे को, ये भागेंगे। अच्छा, ये करने के लिए इसे टच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी मैग्नेट को। और ये क्यों नहीं पड़ी ज़रूरत, इसका अंदर का मैकेनिज्म कैसे है, ये चीज़ आप जो है 11th में थोड़े अच्छे समझ जाओगे, 12th में और भी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। फिलहाल आपको नहीं जानना है सब कुछ, है ना। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी बिना टच करे काम दिखा देता है अपना। अच्छा, ये तो एग्जांपल आपने बहुत देख रखा होगा, सिर पे अपने गुब्बारे ऐसे जो है, कोई भी गुब्बारा लो ऐसे करके बहुत ज़्यादा रगड़ो और उस चीज़ को दीवार पे रख दो तो दीवार पे चिपक जाएगा गुब्बारा थोड़ी देर के लिए। पता है ये क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन के एक चीज़ में कमी हो जाती है तो एक चीज़ में बढ़ोतरी हो जाती है, तो इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऐसा हो पाता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। और इसके बारे में भी आप 12th में अच्छे से जानोगे, अभी नहीं जानना, अभी बस ये समझना है कि हाँ भाई होता है तो बस होता है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ कर रहे हैं। ये एक स्ट्रॉ को लिया इन्होंने, सिर पे तो नहीं रगड़ा उन्होंने, एक पेपर पे रगड़ दिया उस चीज़ को, तो उसके ऊपर आ गया एक चार्ज। किसी भी चीज़ को अगर आपको चार्ज करना हो
तो कुछ खास तरह की चीज़ों पर अगर आप उसे रगड़ोगे ना तो उसमें एक चार्ज आ जाता है, वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, किस किस चीज़ के साथ वो आएगा चार्ज और किस किस चीज़ के साथ नहीं आएगा, ये सब आपके स्कोप की चीज़ नहीं है फिलहाल, बस जैसे कि मैंने बताया फ्यूचर में पढ़ना। तो इन्होंने ये चार्ज स्ट्रॉ को अनचार्ज स्ट्रॉ पे लाने की कोशिश करी, पास लाए और देखा तो ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी इसको, बिल्कुल कर रही थी अट्रैक्ट, है ना। अच्छा, पर अगर उस दूसरे वाले स्ट्रॉ को भी अगर ये चार्ज कर देता है ना वैसे ही जैसे इस स्ट्रॉ को करा था, तो फिर एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं, सेम तरह के चार्जेस एक दूसरे को धक्का मारते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को करीब लाते हैं, जैसे मैग्नेट के साथ होता है। अच्छा, वैसे इस स्ट्रॉ को अगर सिर पे रगड़ते हैं ना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है इनको, पता है, बहुत अच्छे तरह चार्ज हो जाता है सिर पे रगड़ने से या फिर सिल्क के कपड़े से रगड़ने से। फिर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। भाई ये तो बड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ है जानने के लिए। मेरे ख्याल से अभी तक आपको पता लग ही गया होगा कि ज़मीन पर आप टिके रहते हो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बोलते हैं कि दुनिया में क्या पूरे ब्रह्मांड में जिस चीज़ के अंदर भी वेट है, वेट या फिर मास है ना, जिस चीज़ के अंदर भी भार है थोड़ा, वो हर चीज़ हर दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। मतलब आपके अंदर अगर वेट है ना, मान लो कि आप हो 30 किलो के 40 किलो के, तो आप भी दुनिया की हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हो। दुनिया क्या, ब्रह्मांड की हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हो, पर बहुत कम तीव्रता से, बहुत कम फोर्स के साथ। इसलिए आपको ये चीज़ महसूस नहीं होती है। आप दूर से ऐसे हाथ लगाकर जो है ग्लास को अपनी तरफ नहीं खींच पाते, इसीलिए क्योंकि बहुत कम ग्रेविटेशनल फोर्स है आपकी। पर एक धरती बहुत बड़े साइज़ की है भाई, हमारी धरती बहुत बड़े साइज़ की है, आपके मुकाबले तो बहुत बड़े साइज़ की है भाई। तो वो चीज़ दूर दूर से पत्थरों को और हमें बिल्डिंग्स को, हर चीज़ को अपनी तरफ, पहाड़ों को, नदियों को, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो ज़मीन पर हर चीज़ टिकी हुई है इसीलिए क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अच्छी खासी है धरती की, समझ गए। मून की बात करो तो मून पे अगर आप जाओगे तो आपको इतनी ज़ोर से मून अपनी तरफ नहीं खींचेगा, इसलिए आपका वेट हो जाता है काफ़ी कम, लगभग अभी जितना आपका वेट होगा ना यहाँ पर, उससे 6 गुना कम हो जाता है वहाँ पर वेट। मतलब यहाँ पर 60 किलो के तो वहाँ पर सिर्फ 10 किलो के। तो ऐसे काम करती है ग्रेविटी। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, ये जो मून है ना वो भी अर्थ का चक्कर इसीलिए लगा रहा है क्योंकि अर्थ की अपनी एक ग्रेविटी बनी हुई है। अगर अर्थ अपनी ग्रेविटी लूज कर देना तो हम भी हवा में उड़ना शुरू कर देंगे और वो मून भी हवा में उड़ना शुरू कर देगा। मतलब हवा में क्या उड़ेगा, वो तो पहले से ही स्पेस में, मतलब भाग जाएगा छोड़ के, ये अर्थ के आसपास नहीं हुआ, बगलेगा, दिखेगा नहीं कहाँ गया। देखो, इसने बोल दी ये बात कि ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के लिए नहीं होती, ब्रह्मांड में हर चीज जिसके अंदर है थोड़ा सा मास, उस सब चीज के अंदर है ग्रेविटी। फिर हम बात कर लेते हैं प्रेशर की। अच्छा, प्रेशर जो है आपका कांटेक्ट फोर्स के नॉन कांटेक्ट फोर्स, जहाँ पे भाई कुछ भी नहीं, क्योंकि ये फोर्स वोर्स नहीं है, ये प्रेशर है, ये डिफरेंट कैटेगरी है। अभी तक हम पढ़ रहे थे फोर्स, पर चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। तो अब प्रेशर के हिस्से पे आ गए हम। प्रेशर का मतलब कुछ नहीं होता, प्रेशर बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को बोलते हैं प्रेशर, समझ गए। कम एरिया पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो उसको बोलेंगे ज़्यादा प्रेशर। ज़्यादा बड़े एरिया पे थोड़ा सा अगर फोर्स लग रहा हो तो बोलेंगे बहुत ही कम प्रेशर। कह रहे हैं कि जो कील है इस पर आप हथौड़ा मार के कील को ठोकते हो तो बहुत ही हाई प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हो आप। कील की नोक कितनी पतली सी होती है और उस पर इतने भारी हथौड़े का वेट जब जाता है, वो भी घूम कर लगता है जब, तो कितना हाई प्रेशर क्रिएट होता होगा। सोचो, कितनी छोटी सी जगह पर इतना हाई फोर्स अगर आपने लगा दिया तो बहुत हाई प्रेशर नहीं हो गया, वो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ हो गई। उसी तरीके से इसका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल भी है, पता है क्या, ये कील ठोकना तो हो ही गया। यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कुली है ये अपने सिर पे डायरेक्ट अगर ये सब रखेगा सामान, हेवी सामान सब, तो उसके सिर का शेप ऐसा चकोर नहीं होता, ऐसा होता गोल। तो गोल शेप पे इससे छोटे से एरिया पे, बिल्कुल छोटे से एरिया पे बहुत ज़्यादा फोर्स आएगा, सिर फूट जाएगा भाई उसका, सिर में दर्द होने लग जाएगा उसके। तो फिर रखता है सिर के ऊपर एक कपड़े को ऐसे गोल गोल घुमा के, ताकि वो ऐसे चकोर टाइप का शेप हो जाए उसके सिर के ऊपर का हिस्सा, नहीं तो उस पर वो हेवी सामान रख सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो फोर्स है वो पूरे सिर पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि उसके सिर में दर्द ना हो, समझ गए, ताकि सिर के हर एक पॉइंट पर उसका असर कम हो जाए। वरना तो सिर्फ सिर का ऊपर का इतना सा हिस्सा था ना, पूरा फोर्स इतने पैसे पे आया था, तो प्रेशर बहुत हाई हो गया, तो उसको सिर में चक्कर आने लग जाते भाई उसको।
फिर कह रहे हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। अच्छा, ये चीज़ आपको बताने की बहुत ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको ये चीज़ सुनने की भाई, कि आपने कभी स्विमिंग करी है तो आप जाओगे देखोगे तो ज़मीन के मतलब अगर नहीं करी हो तो बताना बड़ा मुश्किल है, पर अगर किसी ने करी है स्विमिंग तो आपको पता होगा कि जाते ही पानी के नीचे एक अलग सी प्रेशर फील होती है आपकी बॉडी पे, नहीं? और जैसे जैसे आप डुबकी लगाते हो पानी के नीचे वैसे वैसे प्रेशर ज़्यादा हाई होने लग जाता है, लगता है यार कौन चढ़ गया हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है। अच्छा, गैसेस में भी ऐसे होता है। आपको पता है कि आप भी अभी एक बहुत ही ख़तरनाक प्रेशर के अंदर हो, बस आपको फील इसलिए नहीं हो क्योंकि पैदा ही आप वैसे हो, हमेशा से आपने वही चीज़ महसूस करी है। पर जब आप जाओगे बहुत ज़्यादा पहाड़ों पे, बहुत ऊंचाई पे, है ना, हाई एल्टीट्यूड्स पे, तो आपको महसूस होगा यार यहाँ पे प्रेशर कम है, वाकई में कम है यहाँ पे प्रेशर, है ना। तो जो इतनी ऊंची हमारे पास जो लेयर है, लगभग 50 किलोमीटर, तो अच्छी खासी जो है हमारे ज़मीन की सतह से 50 किलोमीटर तक ऊपर तक अच्छी खासी अमाउंट में गैसेस पाई जाती हैं। एटमॉस्फेयर तो और भी बहुत ऊपर तक मिलता है हमें, पर 50 किलोमीटर तक तो अच्छे खासे अमाउंट में हेवी गैसेस मिलते हैं हमें। तो उस गैस का पूरा वेट हमारे ऊपर पड़ता है। तो गैस सोचने में तो लगता है कितने हल्के हैं, पर इतने ज़्यादा तादाद में जब होंगे तो उसका अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट होता है। तो इस प्रेशर को ज़मीन की सतह पर वो उसे हम नाप लेते हैं लगभग 1 लाख पास्कल या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। तो ये सब के बारे में भी अभी आपको नहीं जानना, ये हायर क्लास की चीज़ें हैं। अभी बस आप बेसिक तरीके से समझ जाओ कि अगर आपने एक फूला हुआ गुब्बारा लिया तो हवा में जितना फूला हुआ है ना, ऊंचाई पर उसे ले आओगे, बहुत ऊंचाई पर, तो उस गुब्बारे का साइज़ बढ़ जाएगा क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा बाहर के प्रेशर से। जबकि उसे लेकर अगर आपने पानी के अंदर डुबा दिया तो उस गुब्बारे का साइज़ हो जाएगा तसा। क्यों? क्योंकि बाहर पानी का प्रेशर हवा के प्रेशर से भी बहुत ज़्यादा है, तो दबाना शुरू कर देगा। अंदर का जो हवा होगी वो कंप्रेस्ड हो जाएगी, कंप्रेस्ड, वो पिचका देगी गुब्बारे को, छोटा सा कर देगी। समझ गए? ये देखो नीचे इन्होंने एक रबड़ का गुब्बारा लगा रखा है, नहीं, ऊपर पानी भर रखा है। थोड़ा सा पानी भरा तो थोड़ा सा फूला है गुब्बारा, ज़्यादा पानी भर दिया तो बहुत ज़्यादा फूल गया गुब्बारा। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर, जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा होगा प्रेशर। अच्छा, पानी ज़्यादा ऐसा होना चाहिए कि हाइट पे होना चाहिए पानी, जितना हाइट पे होगा ना पानी उतना ज़्यादा प्रेशर से नीचे आने की कोशिश करेगा, नहीं, उतना ही नीचे अपनी सतह पर प्रेशर लगाएगा। तो जितनी यहाँ पे हाइट उतना ज़्यादा प्रेशर। इसीलिए देखते हैं कि घर के अंदर जो पानी की टंकी लगाई जाती है वो बहुत हाइट पे लगाई जाती है, ऊंचाई पे, ताकि ऊंचाई से अच्छे प्रेशर से हर जगह पे पानी आ जाए। नहीं, आप जल्दी से टंकी खोलो और जल्दी से पानी आपका भर जाए बाल्टी में। अच्छा, ये चीज़ देख सकते हो आप कि ये जो बोतल होती है ना, बोतल के साइड के वॉल्स पे भी एक प्रेशर पड़ रहा होता है इस लिक्विड की वजह से। नहीं, लिक्विड भी हर तरफ प्रेशर लगाती है अपना, खाली नीचे नहीं बल्कि दाएँ बाएँ हर तरफ प्रेशर लगाती है। आप ऐसे देख सकते हो कि अगर इस तरीके की बोतल आपको मिले कभी, जो कि नहीं मिलने वाली है, मैं बता रहा हूँ नहीं मिलने वाली, फिर भी अगर इस तरीके की बोतल आपने सोच लिया कि मन में ऐसी बोतल होती होगी, या किसी ने भाई बना लिया कि भाई मुझे ऐसी बोतल चाहिए, किसी ने बोल कर बनवा लिया स्पेशली डिज़ाइन करके ऐसे, तो देखिएगा कि जैसे इसने पानी ऊपर भरा तो ये साइड में गुब्बारा जो है ना वो फूलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर इसके वॉल्स पे ही पड़ रहा है। जितना प्रेशर नीचे पड़ रहा है ना उतना ही प्रेशर इसके साइड में ही पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल इसके बॉटम में इतना नहीं पड़ रहा होगा, बॉटम में जितना पड़ रहा होगा प्रेशर उतना इतना साइड में नहीं पड़ रहा होगा, पर फिर भी अच्छा खासा प्रेशर पड़ता है इसके साइड्स के वॉल में। समझ गए? मतलब अगर आपको फ्यूचर में कभी कोई कंपनी शुरू करनी हो पानी के टंकी की, तो उसके वॉल्स को भी मजबूत बनाना। कभी ऐसा नहीं कि बोल दो कि भाई सीधे सिर्फ नीचे की जो सतह है उसे को मजबूत बना दो, सारी मजबूती वहीं पे डाल दो और साइड को कर दो बिल्कुल खोखला, तो वो टूट जाएगी टंकी बहुत जल्दी। साइड के वॉल्स भी मजबूत बनाने हैं, नीचे की सतह तो और ज़्यादा मजबूत बनानी है। समझ गए? आगे बोल रहे हैं कि अगर आप एक चीज़ देखना चाहो तो ये देख सकते हो कि बहुत सारे होल्स आप अगर आप कर दो तो वहाँ से पानी लीक होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर की वजह से जैसे जैसे ये पानी ऊपर से नीचे आना शुरू होगा, घटता जाएगा, पानी घटता जाएगा, इसमें से निकलने वाली पानी की रफ्तार भी घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम होता जा रहा है, प्रेशर कम होता जा रहा है। समझ गए? का पाइप कहीं से अगर लीक करने लगे तो बहुत स्पीड से वहाँ से पानी निकलता है, छर 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 छर, है ना, जैसे कि फाउंटेन कोई शुरू हो गया हो। तो क्यों होता है? ये प्रेशर की वजह से होता है क्या? तो जहाँ पे बिल्कुल प्रेशर की वजह से होता है भाई। पानी में जितना प्रेशर होगा उतना ही जोर से पानी निकलेगा वहाँ से, उस छोटी सी ओपनिंग से। समझ गए? फिर बता रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें क्या ही बताना, मैं बता चुका हूँ कि भाई आप भी एक कांस्टेंट प्रेशर में जी रहे हो। ये जो हवा है आसपास में एटमॉस्फेयर की, ये भी आपको लगातार दबाई जा रही है, पर चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं। वो अंदाज़ा तब मिलेगा जब आप स्पेस में जाओगे। मत जाना मत जाना, क्योंकि आखिरी एक्सपीरियंस होगा ना वो, इसलिए मत जाना। तो एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेयर जब नहीं होता तो हमारी बॉडी के जो इंटरनल कैपिलरीज हैं, मतलब कि नसें वगैरह हैं, वो सब फट जाती है इंटरनल प्रेशर की वजह से। इंसान मर जाता है बहुत ज़्यादा कम प्रेशर की वजह से। तो उस सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस ना ही करे इंसान तो बढ़िया।
अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐसे समझ सकते हो, आप यहाँ पे हो तल पे, मतलब ज़मीन पर, और आपसे ऊपर ये हवा के मॉलिक्यूल्स इतने सारे इतने सारे इतने सारे इतने सारे मॉलिक्यूल्स हवा के, और पूरा का पूरा जो भार है वो आपके सिर के ऊपर इन्होंने डाल रखा है, मतलब सिर क्या पूरी बॉडी के ऊपर डाल रखा है। तो इसी को बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कितना होता है लगभग 1,00,000 पास्कल, 1,00,000 पास्कल, सोचो। और अगर आपको इसका कोई अंदाज़ा लेना है ना तो ऐसे ले लो, ये जैसे ना रबड़ का एक वो है, इस चीज़ को बोलते हैं सक्शन कप, ठीक है। तो इस चीज़ को चिपका दो किसी प्लेन सरफेस पे। अब इसके अंदर हवा नहीं है बिल्कुल भी, और बाहर से लग रहा है हवा, नीचे हवा बिल्कुल नहीं है इसके, और ऊपर है हवा। तो हवा तो लगाती है प्रेशर, जैसे कि मैंने बताया, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब भाई मेरा चैलेंज है, इसको हटा कर दिखा दो तुम यहाँ से। भाई बाहुबली भी आया तब भी नहीं हटा पाएगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ताकत लगती है इसको। आपको बस हटाने का एक ही तरीका निकलेगा, वो इस साइड से कैसे भी थोड़ा सा ना इसमें होल कर दो, मतलब कि साइड से इसको उखाड़ दो यहाँ से, तब हवा इधर की भी चली आएगी ना, साइड से भी हवा इसमें, तो बस ये उखड़ जाएगा, वरना नहीं उखड़ने वाला। बहुत ज़्यादा दम होता है भाई एटमॉस्फेयर की हवा में, समझ गए। एटमॉस्फेयर चिपका देती है हर चीज़ को, अगर दूसरी साइड से फोर्स ना लग रहा हो तो। अब ये बूझो सोच रहा है कि मेरा सिर लगभग मान लो 15 सेंटीमीटर जितना है, ठीक है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ी इतनी है लगभग लगभग। तो क्या मेरे सिर के ऊपर भी इतने सारे पार्टिकल्स होंगे सिर के ऊपर इतनी ऊंचाई तक? तो बोला हाँ बिल्कुल। तो एक चीज़ आपको हैरानी होगी सुनने में, बहुत हैरानी होगी, इसलिए पहले से ही तैयार हो जाओ। भाई आपके सिर्फ सिर के ऊपर अगर आप बात करें ना, सिर्फ सिर के ऊपर, तो उसमें भी लगभग इतना फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेयर का, जितना कि 225 किलोग्राम। 225 किलोग्राम, समझ रहे हो आपके वेट से भी कितना, 5 गुना ज़्यादा। 225 किलोग्राम, इतना वेट सिर्फ आपके सिर के ऊपर। तो चिपके हुए कैसे हो भाई ऐसे, मतलब कैसे, मतलब कैसे? तो इसका जवाब है आपके बॉडी के इंटरनल प्रेशर की वजह से। आपका इंटरनल ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा खासा होता है, बहुत हाई होता है, जो लड़ लेता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी, इसलिए आप चिपक के आपका पोस्टर नहीं बन रहा। सोचो 220 किलोग्राम का फोर्स सिर्फ सिर के ऊपर, तो पूरी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा होगा आपके, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फोर्स। पर बॉडी के इंटरनल, थैंक्स टू आर ब्लड प्रेशर, जो ये सारी चीज़ों को संभाल लेते हैं। अच्छा, पर जब स्पेस में जाते हो तो ये प्रेशर जो है एक साइडेड हो जाता है, बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा, तो बॉडी भाई बोलती है कि भागो निकलो यहाँ से नहीं भाई, सामने तो प्रेशर नहीं आ रहा, बॉडी के अंदर इतना प्रेशर है, तो क्या बॉडी फट सी जाती है, अंदर के ब्लड वेसल्स फट जाते हैं। तो इसीलिए स्पेस में जब भी जाते हैं जो भी एस्ट्रोनॉट्स, वो हाईली प्रेशराइज्ड सूट्स पहन कर जाते हैं, वहाँ पर वो प्रेशर क्रिएट किया जाता है वहाँ पे, बहुत मेहनत करके, बहुत पैसे लगाकर। आगे बोल रहे हैं, डू यू नो कि बहुत पहले एक, मतलब 17वीं सदी की बात है भाई, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एक लोहे का जो है ना वैक्यूम चेम्बर क्रिएट कर दिया। 2 खाली हेमिस्फेयर्स ले लिए, उन दोनों को चिपका दिया, उनके अंदर की सारी हवा को निकाल लिया। वैसे सारी हवा को निकाल पाए होंगे उस टाइम पे, ये चर्चा का विषय है, बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऐसा करना। मान लो कि निकाल लिया इन्होंने हवा, फिर उसका दोनों जो हेमिस्फेयर था ना उनको अलग करने की कोशिश करी, अलग ही नहीं वो कर दे रहे, अलग ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बाहर से पूरा एटमॉस्फेयर का प्रेशर, इधर से भी एटमॉस्फेयर, इधर से भी एटमॉस्फेयर, इधर से भी एटमॉस्फेयर, इधर से भी एटमॉस्फेयर, हर तरफ से एटमॉस्फेयर ने इसको जकड़ रखा है। बोल रहा है कि नहीं हटने नहीं दूंगा, क्योंकि ऊपर से फोर्स है, अंदर से कोई प्रेशर नहीं है, इंटरनल प्रेशर ही नहीं है इसका। तो भाई पूरा एक तरफा आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर। अब इसको खींचने के लिए बहुत दम चाहिए कि भाई इन दोनों को अलग करके दिखाए, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई जीत कर दिखाए। तो 8 घोड़े एक तरफ, 8 घोड़े एक तरफ, दोनों ने खींचने की कोशिश करी इसे। तो बताओ क्या खींच पाए? ना खींच पाए भाई, हिला भी नहीं उनसे, वो कुछ नहीं हुआ। तो समझ जाओ कि कितना ज़्यादा पावरफुल चीज़ है एयर प्रेशर। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, पर ये टॉपिक आपका ख़त्म नहीं हुआ, ये लाइफ लर्निंग है भाई पूरी। अगर आपने फ्यूचर में पढ़ाई करना शुरू करी तो 11th-12th में इसकी बेसिक स्टार्ट ही होगी कि आप प्रेशर के बारे में, फोर्सेस के बारे में थोड़ा अच्छे से जानना शुरू ही करोगे 11th-12th में अच्छे से ही। तो बिल्कुल बेसिक लेवल का था। और उसके बाद भी अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह करी, उसके अलावा भी आपने अगर फ्यूचर में ही पढ़ाई करी, इसके में मास्टर्स करी इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, तब आपको थोड़ा अच्छे सा आइडिया मिलना शुरू होगा कि अच्छा फोर्सेस और प्रेशर्स आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और इस तरीके से हम इसको फ़ायदे में ला सकते हैं इंसान के, है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे।